Good morning students, welcome once again in Eclair International online classes. Up to previous video lecture we have done the chapter number 10 reflection and refraction. Now we are going to start chapter number 11 that is human eye and the colorful world. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर जो 11 है आपका उसमें से कुछ पार्ट जो है चैप्टर नंबर 11 का वो डिलीट हो चुका है. आप जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर देखिएगा कि चैप्टर नंबर 11 जैसे ही स्टार्ट करते हैं आप तो सबसे पहले आपको ह्यूमन आई दिया हुआ है और उसके बाद उसके जो डिफेक्ट्स है वो दे रखे हैं, बायोपिया, प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारे कुछ दिए हुए हैं. तो ये वाला पोर्शन आपका डिलीट हो चुका है और इस पोर्शन को अगर आप डिलीट करते हैं तो आप देखिएगा फिर लास्ट में आपके जाकर जब आपके ये डिफेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं और उनका प्रिकॉशंस कैसे करें, क्या करें उनके इलाज के लिए, वो सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है. तो एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें आई डोनेशन के बारे में लिखा हुआ है. उसके नीचे से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा और बेसिकली जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट विद द हेल्प ऑफ द प्रिज्म. वहाँ से आपका चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट हो रहा है. तो उससे पहले वाला जो पूरा पोर्शन है आपका वो सारा का सारा कट हो चुका है. ह्यूमन आई कट हो चुकी है और उसके तीनों डिफेक्ट्स कट हो चुके हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और बायोपिया, सारे तीनों ही कट हो चुके हैं, यानी पूरा ऑल ओवर ह्यूमन आई कट है. तो आज जो अपन कर रहे हैं वो है आपका फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 11. मीन्स टुडे वी आर going to take part first for the chapter number 11 और वो है refraction of light with the help of prism. ठीक है, रिफ्रैक्शन पिछले चैप्टर में अपन कंप्लीट कर चुके हैं स्टडी. उसके रूल्स के बारे में भी अपन अच्छे से स्टडी कर चुके हैं और किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है बाय द ग्लास स्लैब, बाय द लेंसेज, बाय द मिरर्स. रिफ्लेक्शन पढ़ा था मिरर्स के थ्रू और लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ा था. तो किस तरीके से सारा कुछ होता है, किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है वो अपन पहले 10 चैप्टर में कर चुके हैं. सबसे पहले अपन बात करेंगे रिफ्रैक्शन की. तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्शन के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जब एक लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब एंटर करती है तो ड्यू टू दी डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द बोथ मीडियाज वो अपनी पाथ से क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है. उसके डिस्टर्बेंस का बेसिक रीज़न जो होता है वो होता है उसके जो उसकी स्पीड होती है वो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रही होती है उसमें जो स्पीड वो रेगुलेट कर रही होती है वो स्पीड चेंज हो जाती है डेंसिटी की वजह से. आपको पता है कि अपन ने पिछले चैप्टर के अंदर बात करी थी कि ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम के बारे में कि बेसिकली जब लाइट रे ट्रैवल कर रही होती है तो जिसके अंदर वो स्मूथली ट्रैवल करती है, जिसमें वो स्पीड अपनी बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाती है, उसको रेयरर मीडियम कहा जाता है. या यूँ कह दें कि जिसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो रे को कम डाइवर्ट करते हैं या उसको कम रिफ्रैक्ट करते हैं, वो रेयरर मीडियम होता है. जबकि डेंसर मीडियम में उसका रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है या यूँ कह दें कि उसकी स्पीड कम हो जाती है. ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना इन विच व्हेन अ लाइट रे विल ट्रैवल फ्रॉम द वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन इट विल ट्रैवल इन द बोथ मीडिया विद द डिफरेंट पाथ. इट विल डिस्टर्ब इट्स ऑन पाथ ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड. ठीक है, तो ये बेसिकली फिनोमिना होगा रिफ्रैक्शन का. टुडे वी आर गोइंग टू टेक रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ द प्रिज्म. तो सबसे पहले बात करें कि प्रिज्म होता क्या है, कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है. तो एक कांच का बना हुआ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है प्रिज्म जिसके अंदर आपको अगर आप देखें तो एक ट्रायंगल कट कर लीजिए ग्लास स्लैब का. जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो फेस आपको ट्रायंगुलर शेप के मिलेंगे, लेकिन उसके 3 फेसेस जो होंगे वो आपको रेक्टेंगुलर शेप के मिलेंगे. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल करके बताऊं. मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स को ही ले लेते हैं अपन.
अगर इस बॉक्स को आप क्या करें, कट करें ट्रायंगुलर शेप में, यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएं इसका, तो आप देखेंगे कि इसका ये वाला फेस और मेरी तरफ वाला फेस जो आपने पूरा कट किया हुआ है, तो ये वाला फेस और ये वाला फेस दोनों कैसे हैं, ट्रायंगुलर फेस है। लेकिन जो आप ये कट लगाएंगे, ये वाला इंक्लाइंड फॉर्म के अंदर जो आप कट लगा रहे हैं ये वाला, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप और यहाँ तक लेके जाएंगे इस वाले को, तो एक रेक्टेंगल बन गया। ऐसे एक रेक्टेंगल ये बन गया और एक ये रेक्टेंगल बन गया, जो कि एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंडिंग फॉर्म के अंदर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो बेसिकली एक प्रिज्म क्या होता है, एक प्रिज्म जो होता है वो एक ग्लास स्लैब का एक ट्राइंगुलर इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके अंदर 2 फेसेस आर मेड बाय द ट्रायंगुलर शेप्स एंड 3 फेसेस आर मेड बाय द रेक्टेंगुलर फेस। यानी 3 फेस तो उसके क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, और 2 फेसेस जो 2 बेस का काम करते हैं वो किससे बने होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के बने हुए होते हैं। जैसे कि आप अपनी बुक उठाइए और इस बुक को, भाई आपको पता है बुक की विड्थ जो है वो बहुत अच्छी खासी होती है। अगर उस बुक को आप ट्रायंगल शेप में कट करें उस बुक को, तो एक नीचे वाला फेस आ जाएगा, एक ये वाला फेस आ जाएगा, एक ये वाला फेस आ जाएगा। देखिए एक इमेजिनेशन आपको काम में लेनी है इसके अंदर, जिसमें आपको ये देखना है कि मेरे वाला जो फेस है, मेरी तरफ वाला जो फेस है वो ट्रायंगल शेप का होगा, आपकी तरफ वाला जो फेस है वो भी ट्रायंगल शेप का होगा। मीन्स 2 बेस जो उसको प्रोवाइड करवा रहे हो आप, वो कैसे हैं, ट्रायंगुलर फेस के हैं। लेकिन जहाँ से आप कट कर रहे हो, दीज आर फॉर्म्ड एज अ रेक्टेंगुलर शेप, उनकी शेप कैसी आ रही है, रेक्टेंगुलर शेप आ रही है। और वो रेक्टेंगुलर शेप्स एक दूसरे के साथ कैसे हैं, इंक्लाइंडिंग फॉर्म में एक दूसरे के साथ सटीक एक एंगल बनाते हुए। तो वो जो एंगल बन रहा है बिटवीन दी 2 रेक्टेंगुलर फेस, ठीक है। जैसे मैं आपको इसका डायग्राम बना के बताऊँ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका प्रिज्म कब होगा, जब इसके पीछे की तरफ का जो बेस है वो भी कैसा हो, ट्रायंगल फेस हो। तो ये वाला एक तो फेस और एक इसके पीछे का फेस, वो दोनों के दोनों बेसेस कैसे हैं, ट्रायंगुलर शेप के। लेकिन ये वाला और ये वाला, ये तीनों फेस कैसे हैं, आपके रेक्टेंगुलर शेप्ड हैं और एक दूसरे के साथ कैसे हैं, इंक्लाइंडिंग फॉर्म के अंदर है। इंक्लाइंडिंग फॉर्म मतलब एक दूसरे के साथ एंगल बनाते हुए एक दूसरे के पास तिरछे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है, इनके बीच का एंगल, 2 फेसेस इंक्लाइंडिंग फेस के बीच का जो एंगल बन रहा है, दैट इज नोन एज अ प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। तो बेसिकली अपन क्या ले रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल भी है आपके, लेकिन आप अभी तो प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में इतना नहीं है। बट जैसे 11-12 के अंदर अगर आप साइंस ब्रांच में जाएंगे तो आपको इसका एक प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो फर्दर बात है, आगे की फ्यूचर की बात है। अगर आप चाहते हैं स्ट्रीम वो चूज़ करते हैं, दैन यू विल डू। लेकिन अगर इसकी बात करें रिफ्रैक्शन की, जो कि अपने 10th सिलेबस का टॉपिक है, तो यहाँ पे जब आप रिफ्रैक्शन की बात करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द प्रिज्म, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एंगल बनाते हुए कोई रे इसकी एक सरफेस के ऊपर डालनी पड़ेगी। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से आपने क्या कर दी, एक रे इसकी एक रेक्टेंगुलर सरफेस के ऊपर डाल दी। ये कौन सी रे होगी, पता ही है आपको, इंसिडेंट रे होगी ये, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दो, PE। अब क्या होगा भाई, आपको पता है कि ये रेयर मीडियम है बिकॉज इट इज अ एयर, और ये क्या है, ग्लास। तो ये कैसा मीडियम हो गया आपका, डेंसर मीडियम। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर आप नॉर्मल पुट करें यहाँ पे n डैश, तो ये वाला जो एंगल इसने बनाया है दैट इज द इंसिडेंस एंगल I, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज अ I, और इंसिडेंट एंगल कहा जाता है। लेकिन जैसे वो रेयरर से डेंसर मीडियम के अंदर ट्रैवल करेगी, तो क्या करेगी, वो इस एंगल को क्या कर देगी,
कम करेगी, यानी नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। जाना इसको यूं चाहिए था लेकिन ये झुक गई नॉर्मल की तरफ, राइट? डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी इसकी, बट ये डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है तो ये झुक जाएगी। तो एक कौन सा एंगल बनाएगी? रिफ्रैक्टिंग एंगल। ये आपका आई है, इस ई को मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। ई क्या है? ये वाला पॉइंट है ई, राइट? और ये एंगल जो है वो क्या है? आई है। और ये आपका क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड एंगल आर। अब देखिए जब यहाँ पर इस वाले फेस के ऊपर ये आएगी तो अब भी तो इसका रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज दीज आर ऑल्सो अ डिफरेंट मीडियाज। यहाँ पर ये ग्लास है और यहाँ पर ये एयर है, ठीक है? तो यहाँ पे भी एक रिफ्रैक्शन फिर से होगा और यहाँ पर अपन फिर से एक नॉर्मल डालते हैं, ये एम डैश लिख लेते हैं अपन इसको, ठीक है? तो यहाँ पे जब ये बाहर निकलेगी यहाँ से इस वाले फेस से, तो निकलने वाली जो रे होगी, भाई आपको पता है कि ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, ये वाला एंगल वो अभी नॉर्मल और किसके बीच में है? रिफ्रैक्टेड। लेकिन अब ये रिफ्रैक्टेड रे जो है वो किसकी तरह काम करेगी? यहाँ पे इंसिडेंट रे की तरह। तो जो रिफ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? एंगल बड़ा बनाते हुए होगा। बड़ा बनाएगा तो ये नीचे की तरफ झुक जाएगा और इस वाली रे को अब जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा इमर्जेंट रे। जैसे कि अपने ग्लास स्लैब की अगर आपको मेमोराइज करें तो उसमें भी तो अपन क्या कहते थे उसको? इमर्जेंट रे कहते थे। जो बाहर निकल रही होती थी उसको इमर्जेंट रे कहा जाता था। और ये भी अपन ने स्टेटमेंट लिखा था ग्लास स्लैब के अंदर कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो इमर्जेंट रे होती है वो एक दूसरे के क्या होती है? पैरेलल होती है। तो जस्ट लाइक दैट वी ऑल्सो इसको भी अपन क्या कर रहे हैं? वी ऑल्सो इंटीमेटिंग दिस रे एज अ इमर्जेंट रे। और यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है दिस इज द इमर्जेंट एंगल ई, ठीक है? लेकिन अगर आप देखें तो आपकी जो रे थी वो बेसिकली जब प्रिज्म के अंदर एंटर कर रही थी तो उसका जो डायरेक्शन था वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन जब वो बाहर निकली तो उसका ये रहा एंगल, रहा कि नहीं? ये वाला एंगल रहा, यहाँ से निकल रही है, यानी जानी यूं चाहिए थी जबकि जा कैसे रही है? अब निकलते टाइम यूं जा रही है। तो इतना डेविएशन आ गया उसका, यानी जाना यूं था जबकि गई वो यूं, तो इतना डेविएट हो गई ना वो अपने पाथ से। समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा इसको। ये मैं किसको बता रही हूँ कि ये जो इंसिडेंट रे है जो आपने इसके अंदर एंटर करवाई थी उसका पाथ ये होना चाहिए था। प्रिज्म से अगर टकरा के वो सीधी निकलती तो उसका ये पाथ होना चाहिए था। बट जब वो प्रिज्म से बाहर निकल रही है एज अ इमर्जेंट रे, वो बाहर निकल रही है तो उसका पाथ देखिए बिल्कुल चेंज हो गया। ये वाला चेंज जो आपने देखा इसके अंदर कि इस तरीके से वो बाहर निकलेगी, जो इमर्जेंट रे निकल रही है वो, तो उसका पाथ ये हो गया बेसिकली। तो इसको जब आप एक्सटेंड करेंगे इस वाले पाथ को तो ये यहाँ जाके स्ट्राइक करेगा, यानी बेसिकली जाना उसको यूं था जबकि वो गई यूं, तो इतना डेविएशन आया ना। तो इस वाले डेविएशन को अपन एंगल डी से डिनोट करते हैं और इस एंगल को कहा जाता है डेविएशन एंगल। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसका रीज़न मैं आपको बता दूं क्योंकि ह्यूमन आई के अंदर से हर साल आपके डिफेक्ट्स के अंदर से कम 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते थे। एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता था, एक मेजर क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। भाई 1 मार्क्स का आ जाता था कि कौन सा वाला लेंस यूज़ करेंगे अगर आप इस डिफेक्ट से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो, ठीक है। तो एक छोटा क्वेश्चन आता था, एक मेजर क्वेश्चन आता था। शॉर्ट और मेजर दोनों क्वेश्चन आ जाया करते थे। पूरा पार्ट अगर डिलीट कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है वहाँ का क्वेश्चन बन के आएगा पीछे वाले पार्ट के अंदर से। तो पीछे वाले पार्ट के अंदर बनते ही 2-3 क्वेश्चन मुश्किल से बनते हैं क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वगैरह ये आप देखेंगे
इसके अंदर अर्लियर सनराइज और डिलेड सनसेट देखेंगे, वो वाला क्वेश्चन अराइज हो जाएगा एक, ठीक है। उसके अलावा कलर जो होता है स्काई का ब्लू क्यों होता है वो आ जाएगा, या फिर मतलब लिमिटेड क्वेश्चंस हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ द प्रिज्म, और डेफिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि डेविएशन एंगल क्या होता है, प्रिज्म एंगल क्या होता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि किसको अपन क्या बोल रहे हैं। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आप इसको अपन लिख देते हैं R और S, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले अपन ने लिया PE जो कि क्या थी आपकी इंसिडेंट रे थी, राइट, इंसिडेंट रे थी। फिर आपके पास आ गई ER, देखिए नेमिंग कुछ भी हो सकती है, आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर अगर डिफर है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो ER आपके पास क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गई RS जो कि क्या है आपके पास इमर्जेंट रे, ठीक है। फिर आता है एंगल I, एंगल R, एंगल E, एंगल D, एंगल A, ठीक है। एंगल I कौन सा हो गया, इंसिडेंस एंगल, एंगल R क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल E क्या हो गया, इमर्जेंट एंगल, D क्या हो गया, डेविएशन एंगल, और एंगल A क्या हो गया आपके पास, प्रिज्म एंगल। तो ये आपका हो गया रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ द प्रिज्म। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि होता क्या है बेसिकली कि जब आप किसी भी रे को प्रिज्म के अंदर एंटर करवाते हैं, किसके ऊपर से करवाना है, रेक्टेंगुलर फेस के ऊपर से, जो इंक्लाइंडिंग रेक्टेंगुलर फेस होती है उनमें से किसी भी आप रेक्टेंगुलर फेस को ले सकते हैं और उस फेस के ऊपर आपको एक रे डालनी है, इंसिडेंट रे डालनी है। जब वो रे एंटर करती है तो वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होती है, इसलिए वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा क्या हो जाती है, झुक जाती है, वो उसके पास चली जाती है। तो पास जाने की वजह से जो आपका I है वो बड़ा बनेगा और R जो है वो छोटा बन जाएगा। जब वो इस तरीके से झुकती है तो आगे चलकर वो फिर से एक इंक्लाइंडिंग फेस पर जाकर टकराती है जो कि एक न्यू मीडिया का फॉर्मेशन कर देता है, जो कि अब डेंसर टू रेयरर मीडिया का फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि अब ग्लास से वो कहाँ एंटर करेगी, एयर में एंटर करेगी। तो जैसे ही वो इस वाली इंक्लाइनिंग फेस के ऊपर जाकर टकराती है तो फिर वो बाहर जब निकलती है रे उस फेस से, तो ड्यू टू दी एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम, क्योंकि अब डेंसर से किस में एंटर कर रही है, रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है, इसलिए वो नॉर्मल से क्या हो जाती है, थोड़ा दूर हट जाती है, पास जाने की बजाय आप क्या हो जाती है, वो दूर हट जाती है। तो यहाँ पर जो E बनता है वो बड़ा बनता है, किससे, इसके I से, जो ये I बनेगा वो उससे बड़ा बनेगा E, जो इमर्जेंट एंगल है। उसके बाद आप जब देखेंगे कि आपकी जो रे एंटर कर रही थी प्रिज्म में, उसका जो पाथ था और जो इमर्जेंट रे आपको मिली है उसका जो पाथ है वो बिल्कुल डिफर है एक दूसरे से। भाई आपकी जो इंसिडेंट रे थी वो इस तरीके से आपके प्रिज्म में एंटर कर रही थी, जबकि इमर्जेंट रे जो निकल रही है वो इस तरीके से निकल रही है। तो जब आप देखेंगे तो दोनों का पाथ बिल्कुल आपको डिफर दिखाई देगा। अब जो डिफरेंस आया वो कितना आया, कितना डेविएशन उसने शो किया, तो उसको शो करने के लिए आपको इंसिडेंस एंगल, पहले इंसिडेंट रे जो है वहाँ से इंसिडेंस एंगल जो आपको दिख रहा है वहाँ से उसको क्या करोगे, आप एक्सटेंड करोगे, उसको आगे की तरफ बढ़ा दोगे उस इंसिडेंट रे को, ठीक है। वैसे ही आपकी जो इमर्जेंट रे है उसको भी आप उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तब आप देखेंगे कि इतना चेंज आ गया उसके पाथ के अंदर। तो जितने एंगल से वो चेंज हुई अपने पाथ से, उस एंगल को अपन क्या कहते हैं, डेविएशन एंगल कहा जाता है। डेविएशन कितना हुआ, डेविएट एंगल जो बना D बना, वो उसका टोटल अमाउंट है कि वो कितने एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो गई है या अपने पाथ से वो कितना डिस्टर्ब हो चुकी है, तो इसे डेविएशन एंगल कहा जाता है, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट पार्ट है कि जब ये इस तरीके से एंटर करती है और इस तरीके से जब वो इमर्जेंट होती है तो एक फिनोमिना देखा गया कि जब वाइट रे होती है और वो प्रिज्म के अंदर एंटर कर रही होती है तो सर आइजैक जो थे, आइजैक न्यूटन, जिसके बारे में आप बहुत 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए होंगे, किसमें, चैप्टर नंबर 9 में आई थिंक, जिसमें अपन मोशन के रिगार्डिंग जो भी लॉज हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो उन्होंने ही इसके बारे में भी क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था और एक फिनोमिना देखा था जिसको बोला जाता है डिस्पर्जन। क्या होता है डिस्पर्जन? बेसिकली रेनबो फॉर्मेशन आपने देख रखा है ना, नेचुरल फिनोमिना है। तो रेनबो बेसिकली है क्या? रेनबो है वाइट लाइट जो कि सनलाइट होती है। जो सनलाइट जो होती है वो एक वाइट रे मानी जा सकती है, और क्यों मानी जा सकती है उसका रीज़न है कि जो वाइट लाइट होती है वो कॉम्बिनेशन होती है किसका, 7 कलर्स का। डिफरेंट जो कलर्स होते हैं उनकी वेवलेंथ जो होती है वो डिफर होती है, और उनका जो डिस्पर्जन होता है यानी एक तरीके से अपना पाथ या उसकी जो वेवलेंथ होती है या अपना जो स्पीड होती है उनकी वो डिफर होती है। तो कुछ जो होते हैं वो बहुत इजीली रिफ्रैक्ट हो पाते हैं, कुछ कलर्स, कुछ इजीली रिफ्रैक्ट नहीं होते हैं। तो उनके बारे में जो स्टडी करी थी वो करी थी सर आइजैक न्यूटन ने। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर आप किसी वाइट रे को, सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि अगर आप वाइट रे को किसी भी प्रिज्म के अंदर से एंटर करवाते हैं तो वो जब इमर्जेंट होती है, जैसे कि अपन ने देखा कि रे एंटर करते टाइम किस एंगल से जा रही थी और इमर्जेंट होते टाइम किस एंगल से आ रही है, तो इसी तरीके से जब आप वाइट रे को क्या करते हो, एंटर करवाते हो किसी प्रिज्म के अंदर, तो जब वो निकलती है ना तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट होके निकलती है, जस्ट लाइक द रेनबो। ठीक है, तो वो जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग मतलब डिवाइड हो जाना, किसमें, कलर्स में डिवाइड हो जाना, स्प्लिट हो जाना। तो वो जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट रे इनटू द कंपोनेंट कलर्स। कंपोनेंट कलर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो उसी के कलर्स हैं। यानी एक वाइट रे का फॉर्मेशन कब होता है? जब 7 कलर्स की लाइट एक जगह कंबाइन हो जाती है, तब जाकर एक वाइट रे का फॉर्मेशन होता है। तो उन्होंने देखा कि जब आप किसी वाइट रे को, मान लीजिए अगर ये वाइट रे होती और इस वाइट रे को आप किसी प्रिज्म के अंदर एंटर करवा रहे होते, तो आपको जब इमर्जेंट रे मिलती ना, तो इमर्जेंट रे एक नहीं मिलती बल्कि एक क्या मिल जाता है, एक बैंड मिल जाता। किसका? 7 कलर्स का 7 कलर बैंड मिल जाता। देखिए ये अलग डायग्राम है, मैंने इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया है, बट इट विल बी द डिफरेंट डायग्राम। ये ऐसे आप नहीं शो करेंगे, इसे एक प्रिज्म बनाएंगे और उसमें एक वाइट रे शो करेंगे, फिर उसे इस तरीके से जब आप शो करेंगे तो उसको पहले से यहाँ से थोड़ा स्प्लिट करते हुए दिखाएंगे और फिर 7 कलर्स में ये स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 7 कलर्स का स्प्लिटिंग है, वाइट रे का 7 कलर्स में जो स्प्लिटिंग है, उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? डिस्पर्जन। क्या कहलाता है ये? डिस्पर्जन। और ये जो 7 कलर बैंड होता है, इसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसे? स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि रेनबो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम। नेचर खुद प्रोवाइड करता है, नेचुरल स्पेक्ट्रम हो गया। अगर आप खुद एक्सपेरिमेंट करके अगर देख रहे हैं इसे, तो वो नेचुरल स्पेक्ट्रम नहीं होगा, वो खुद आपने एक्सपेरिमेंटली उसको गेन किया है। तो दिस इज द डिस्पर्जन। डिस्पर्जन बेसिकली अगर डिफाइन करने चले हैं अपन डिस्पर्जन को, तो डिस्पर्जन इज अ फिनोमिना या dispersion is a basic phenomena of the splitting of white ray into its component colors। 7 बैंड, जिसको 7 कलर बैंड कहा जाएगा, तो उस पूरे फिनोमिना को यानी स्प्लिटिंग ऑफ द कंपोनेंट कलर्स ऑफ द वाइट लाइट या वाइट रे इज नोन एज अ डिस्पर्जन। तो स्प्लिटिंग, बेसिकली आपको स्प्लिटिंग जोड़ना ज़रूरी है।
स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है कि वो अपने सातों कलर्स के अंदर डिवाइड हो रही है, उसके सातों कलर्स उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा फिनोमेना डिस्पर्जन कहलाता है। और स्पेक्ट्रम क्या होता है? 7 कलर बैंड, 7 कलर्स का जो बैंड है उसे क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्पर्जन का डेफिनेशन पूछ ली जाती है, स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से अराइज होता है, वो ये है कि जो पिछले ईयर के उसमें भी आया है आपके CBSE बोर्ड के एग्जामिनेशन में, उसमें ये पूछा गया था कि अगर मान लीजिए कि एक प्रिज्म से आप 7 कलर्स को, आपने देखा होगा रेनबो के अंदर पूरे 7 कलर्स इजीली आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये 7 कलर्स का बना हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली आपको 4 या 5 कलर्स आप इजीली डिफाइन कर पाते हैं कि ये येलो है, ये रेड कलर है, ये वॉयलेट, ये थोड़ा स्काई ब्लू सा लग रहा है, लेकिन पूरे 7 कलर्स आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये देखिए 7 कलर्स का बना हुआ है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ओवरलैप हो जाते हैं, एक से ज़्यादा जो कलर एक जैसे दिखाई देते हैं, जैसे ऑरेंज है, येलो है, वो थोड़ा हल्का एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, इसलिए आपको 7 कलर्स पूरे के पूरे दिखाई नहीं देंगे। तो उन्होंने सर आइजैक न्यूटन ने ये देखा कि सोचो कि अगर इन 4 कलर्स या जो बैंड बन रहा है 7 कलर्स का, मैं इनको अलग अलग कर सकूं, पूरा का पूरा अलग कर सकूं, तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि क्या मैं एक और प्रिज्म लगा दूं इसके आगे, भाई ये 7 कलर का बैंड है, तो इस बैंड को एक और प्रिज्म लगा के मैं देखता हूँ कि ये और अलग अलग हो पाते हैं कि नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, उन्होंने देखा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यानी अगर आप सिंपली सीधा का सीधा एक और प्रिज्म इसके साथ लगाएंगे तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उल्टा प्रिज्म रख देंगे तो कुछ और ही आपके जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो कुछ और ही होंगे। वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आप अपने NCERT बुक के अंदर देखिएगा कि क्या किया था उन्होंने और उनका रिजल्ट उनको क्या मिला था, तो वहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ था, तो वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। आप इसको देखिएगा कि इमर्जेंट रे कैसे निकलती है, डेविएशन एंगल क्या होता है, प्रिज्म एंगल क्या होता है, इंसिडेंट रे जो एंटर कर रही है वो किस तरीके से एंटर कर रही है, और कितना रिफ्रैक्शन के दौरान कितना एंगल का फॉर्मेशन किस किस तरीके से डिफरेंस आता है। तो आज के लिए इतना ही। आप इस डायग्राम को बनाइए, उसको अच्छे से मेमोराइज करिए, कहाँ पर कौन सा एंगल है, कहाँ पर कौन सी रे है, प्लस डिस्पर्जन को भी आप एक बार कंसिडर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।